इमरान डाइनिंग हॉल से निकलकर इस कमरे की तरफ रवाना हो गया जहां सरदार दाराब रात के खाने के बाद शतरंज खेला करता था, लेकिन आज यहाँ अंधेरा नजर आया। शायद सरदार दाराब थक गया था। इमरान अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में दाखिल हुए मुश्किल से 3 मिनट गुजरे होंगे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, इमरान ने कहा। एक नौकर ने अंदर आकर कहा, क्या आप अकील साहब से मिलना पसंद करेंगे? कौन अकील साहब? मैं नहीं जानता। मीनार वाले। मीनार वाले? इमरान ने हैरत से दोहराया। जी हाँ, मुझसे नहीं बनता आर्बिट्री, मैं इसे मीनार ही कहता हूँ। ओह, ऑब्जर्वेटरी, अकील, वही तो नहीं जो लंबे से हैं? जी हाँ, वही। भेज दो, मैं इनसे मिलूंगा। नौकर चला गया। थोड़ी देर बाद वही लंबा आदमी कमरे में दाखिल हुआ जिसके मुतालिक सरदार दाराब ने बताया था कि वो ऑब्जर्वेटरी में काम करता है। इमरान ने कुर्सी से उठकर बड़े एहतराम से इसका इस्तकबाल किया। मैंने बेवक्त आपको तकलीफ दी है, वो हंसता हुआ बोला। कोई बात नहीं जनाब, तशरीफ रखिए, वो बैठता हुआ बोला। कॉलेज में आपकी तकरीर बड़ी शानदार थी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। शुक्रिया जनाब, वो तकरीर तो मैंने बहुत जल्दी में की थी। किसी दिन तैयार करके आपको तकरीर सुनाऊंगा। मगर जनाब, आप बहुत हिम्मत वाले हैं, अकील बोला। कमाल है, मेरे हलक से तो आवाज भी नहीं निकलती और आपने इतनी बेतकल्लुफी से औरतों की धज्जियां उड़ा दी। इसमें हिम्मत की क्या बात है? देखिए बताता हूँ। मुझे यकीन है आपको इल्म ना रहा होगा कि आपको तकरीर भी करनी पड़ेगी। सरदार साहब कुछ इसी किस्म के आदमी हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि आपको सरदार साहब के गुस्से का भी ख्याल ना आया और आप अपनी रो में बोलते ही रहे। मैंने इन्हीं की ख्वाहिश पर तकरीर शुरू की थी। कुछ भी हो, आप काफी मजबूत किस्म के आसाब रखते हैं और इसीलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। बहुत खूब, आप इसलिए तशरीफ लाए हैं कि मैं मजबूत किस्म के आसाब का मालिक हूँ। जी हाँ, दरअसल मुझे एक मजबूत दिल वाले साथी की जरूरत है। इमरान खामोश रहा। अकील फिर बोला, मैं रात को पुरानी हवेली में घुसना चाहता हूँ। अभी आप इधर ही से गुजर कर आए हैं। मैं आप लोगों के पीछे था। आप लोग दरवाजा हिलने की आवाज सुनकर रुक गए थे। ओह अच्छा, वो आसेबजदा इमारत। जी हाँ, मुझे भूतों से मिलने का बड़ा शौक है। यानी आपको भूतों पर यकीन नहीं है? इमरान ने कहा। 1% भी नहीं। लिहाजा मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि दरवाजा कौन हिलाता है और वो कैसल वालों को क्यों खौफजदा करना चाहता है। कैसल वालों को तो आप भी खौफजदा करना चाहते हैं। मैं? अकील यकबयक चौंक कर इमरान को घूरने लगा। मैं क्यों और किस तरह खौफजदा करना चाहता हूँ? आसमानी रोशनियों का तस्करा करके। भला चांदनी रात में आसमान पर किसी दूसरी रोशनी का धब्बा कब नजर आता है? अकील हंसने लगा। फिर बोला, मैं दरअसल इसी काम के लिए सरदार साहब को तैयार करना चाहता था। वो भी काफी मजबूत आसाब के आदमी हैं। इस बुढ़ापे में भी वो आसेबों से कतई मुतासिर नहीं है। मैं इन्हें इसी बहाने से ऑब्जर्वेटरी तक ले जाना चाहता था। वहां पहुंचकर इन्हें मूड में लाने की कोशिश करता, फिर हम दोनों आसेबों की तलाश में रवाना हो जाते। अच्छा? इमरान इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। मगर वो रास्ते में यकबैक हवा से क्यों लड़ने लगे थे और आपको वापस क्यों कर दिया था? ओहो, आपको कैसे मालूम हुआ? वो किसी बात का तस्करा दूसरों से नहीं करते। मैं इनका नया प्राइवेट सेक्रेटरी हूं ना, इसलिए हर वक्त दुम की तरह पीछे लगा रहता हूँ। एक प्राइवेट सेक्रेटरी का फर्ज है कि वो अपने मालिक को अच्छी तरह समझने की कोशिश करे। कमाल है, इसने मुतहिराना अंदाज में सर हिलाकर कहा। फिर बोला, शायद वो आप ही की आहट पर भड़क गए थे। मगर भड़के क्यों थे? क्या इन्हें यहाँ किसी किस्म का खतरा है? खुदा जाने। सरदार साहब को समझना बहुत मुश्किल है। हो सकता है वो मुझे बेवकूफ बनाने और खौफजदा करने के लिए ऐसा कर रहे हों। क्या वो इस किस्म की हरकतें भी करते हैं? इंतहाई संजीदगी से। आखिर वक्त तक आपको इल्म नहीं हो सकता कि इनके जहन में क्या है। खैर हटाइए। हाँ, तो आप सिर्फ ऑब्जर्वेटरी में काम करते हैं? जी हाँ, मैंने फल्कियात का काफी मुताला किया है। मेरे पास इस सब्जेक्ट की डिग्रियां भी हैं। सरदार साहब में एक बड़ी अच्छाई है, वो है तकमील की धुन। वो हर काम को इसकी इंतहा तक पहुंचा देते हैं। मेरा रुझान फल्कियात की तरफ देखकर मेरे लिए एक ऑब्जर्वेटरी तैयार करा दी। हजारों रुपए खर्च करके आलात खरीदे। क्यों? इमरान ने हैरत से कहा। क्या वो आपके अजीज हैं? जी हाँ। क्या रिश्ता है? वो देखिए, आप शाहिदा से तो मिले ही होंगे। मैं इसका सौतेला बाई हूँ। ओह अच्छा? इमरान की आंखें निकल पड़ी। वो सोच रहा था कि क्या यही बात शाहिदा इसे नहीं बता सकती थी। आखिर इसने छुपाया क्यों और ये क्यों कहा कि सरदार दाराब ही से इसके मुत्तलिक मालूमात हासिल की जाएं। और फिर इसे सरदार का रवैया याद आया। इसने अकील के साथ अजीजों के से अंदाज में गुफ्तगू नहीं की थी, बल्कि तर्ज मुखातिब मालिकाना था। और साथ ही अकील ने भी कुछ इसी अंदाज में गुफ्तगू की जैसे इसका मुलाजिम हो।
हाँ, तो आप इस आसेबज़दा इमारत में जाना चाहते हैं। यकीनन ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन अगर सरदार साहब को इसकी इत्ला हो गई तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, मैं वादा करता हूँ कि आप पर इल्जाम नहीं आने दूंगा। अच्छा तो फिर कल पर रखिए, इमरान ने सर हिलाकर कहा। कल? अकील के लहजे में मायूसी थी। खैर कल ही सही, लेकिन किसी से इसका तस्करा ना कीजिएगा, वरना हम कयामत तक वहां ना जा सकेंगे। क्यों? इसके मुतालिक वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये दरअसल सरदार साहब के मूड पर मुनहसर है। पता नहीं इस वक्त इनका मूड कैसा हो जब ये खबर इन तक पहुंचे, लिहाजा ऐसा काम क्यों किया जाए जिससे इस किस्म के खदशात लाहक हों। सरदार साहब आपके दादा हुए, क्या आप इन्हें दादा नहीं कहते? नहीं, मैं इन्हें सिर्फ सरदार साहब कहता हूँ, बचपन ही से, लेकिन इन्हें कभी इस पर एतराज नहीं हुआ। बहुत शानदार आदमी है सरदार दाराब, इमरान सर हिलाकर बोला। एक बार मैंने प्यार से अपने वालिद साहब का सर सहला दिया था तो इन्होंने इस जोर का चांटा मारा था कि आज तक हर किस्म के वालदैन का सामना होते ही रूह लरजने लगती है। अकील हंसने लगा। इसके सफेद दांत किसी बीड़े के दांतों का तस्वर पेश कर रहे थे। कुछ देर बाद वो दूसरे दिन मिलने का वादा करके रुखसत हो गया। सरदार साहब, इमरान ने सरदार दाराब को मुखातिब किया जो अपनी राइफल की नाल साफ कर रहा था। क्या है, क्यों आए हो? इसने एक आंख बंद करके दूसरी राइफल की नाल से लगाते हुए कहा। ये अकील आपका कौन है? सरदार दाराब ने एक तवील सांस लेकर राइफल की नाल मेज पर रख दी और इमरान की तरफ मुड़ा। क्यों? यूं ही तफरीहन पूछ रहा हूँ, वैसे मेरा दिल चाहता है कि इसे गोली मार दूं। बैठ जाओ, सरदार दाराब ने खिलाफ तवक्का नरम लहजे में कहा। इमरान बैठ गया। सरदार इसे टटोलने वाली नजरों से देख रहा था। तो तुमने बेहतरी मालूमात हासिल कर ली हैं, इसने आहिस्ता से कहा, लेकिन मेरे ख्याल में अकील खारिज अज बहस है। क्यों? तब फिर तुम्हें अकील के मुतालिक कुछ भी नहीं मालूम। वो शाहिदा का सौतेला भाई है। कौन कहता है? खुद अकील ने मुझे बताया था। और क्या बताया था? और कुछ भी नहीं। सरदार दाराब यक बैक मगमूम नजर आने लगा। इसका सर झुक गया। कुछ देर बाद इसने एक तवील सांस लेकर कहा, वो शाहिदा के मरहूम बाप की हवस का नतीजा है। एक ऐसी औरत का लड़का जो गैर मनकूहा थी। ओह, तब तो वो कतई खारिज अज बहस है। मगर सरदार साहब, ये बिच्छुओं वाला मामला तो वसीयत के सिलसिले में भी खामियां रखता है। जाहिर है कि आप हाथ अच्छा हो जाने पर वसीयतनामे की तकमील कर सकते थे। मैंने काफी गौर करने के बाद सर सुल्तान से मदद तलब की थी। इन्होंने एक बार किसी प्राइवेट सुराग रसां का तस्करा किया था। मैंने सोचा कि इन्हीं से मदद ली जाए। मैं अपने इत्मीनान किए बगैर इस मामले को पुलिस की नजर में नहीं लाना चाहता था। सबसे बड़ी उलझन यही है कि आखिर वो बिच्छू सिगार के डब्बे में क्यों रखे गए थे? रखने वाला क्या चाहता था? मैं इन करीब मालूम कर लूंगा। आप इन लोगों की फहरिस्त मुरतब करा दीजिए जो कैसल में रहते हैं या कैसल के बाहर। मेरा मतलब है ऐसे अजीजों के नाम जो आपके वारिस हो सकते हैं। ऐसे अजीजों में शाहिदा, नजीब और सिजात के अलावा कोई नहीं है। सिजात कौन? मुझे इनके मुतालिक कुछ भी नहीं मालूम। मेरा एक अपाहज भाई जो खुद से उठकर चल भी नहीं सकता। वो कैसल के मगरबी सिरे वाली पीली इमारत में रहता है। पैदाइशी अपाहज है। वहां इसकी देखभाल के लिए 2 खादिम हैं। मगर इमरान, वसीयतनामा भी मेरे ख्याल से कोई अहमियत नहीं रखता। तुम इस लाइन पर मत सोचो। अगर मैं इस तारीख को इस पर दस्तखत ना कर पाता तो फर्क क्या पड़ता? यही इस केस का खास नुक्ता है। हो सकता है कि किसी तरह फर्क पड़ ही जाता। तब तो फिर वो फर्क पड़ चुका होगा, क्योंकि मैंने अभी तक वसीयतनामे पर दस्तखत करके इसके इस्तेहकाम के लिए कार्रवाइयां नहीं की। जिसने भी बिच्छू रखे थे वो इस बात से वाकिफ था कि मैं इस वसीयत पर दस्तखत करूंगा, लिहाजा वो इससे भी वाकिफ होगा कि मैंने दस्तखत नहीं किए। हो सकता है कि वो किसी खास मकसद के तहत वक्ती तौर पर आपको दस्तखत करने से बाज रखना चाहता हो। मैं इसके इम्कानात पर भी गौर कर चुका हूँ। यानी इससे भी फर्क नहीं पड़ता? इमरान ने पूछा। कतई नहीं, मैं किसी की हक तलफी नहीं करूंगा। सब इसे जानते हैं। यानी मैं अपने अजीजों पर यह बात वायजा कर चुका हूँ कि मेरी एक एक कौड़ी इनमें तकसीम हो जाएगी। फिर आखिर इस हरकत का मकसद क्या हो सकता है? मुमकिन है कोई आपकी सारी अमलाक अकेले ही हड़प करना चाहता हो, लेकिन वो इतना अहमक भी ना होगा कि इसे कानूनी चाराजोई का डर ना हो। अगर मैं किसी एक को अपनी सारी अमलाक दे भी दूं तो मेरे मरने के बाद दूसरे हकदार कानूनी चाराजोई करके अपने हिस्से निकाल लेंगे। लेकिन बिच्छू क्यों? बिच्छू तो इस वक्त तक मेरे जहन में डंग मारते रहेंगे जब तक कि मैं मामले की तह तक ना पहुंच जाऊं। क्या ख्याल है, शाहिदा साहिबा रख सकती हैं बिच्छू? हरगिज नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर नजीब? वो भी नहीं।
حالانکہ میں اسے پسند نہیں کرتا، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے آپ کے بھائی سجاد صاحب، میرا خیال ہے کہ اس میں سازش کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ نہ کہیے، وہ کسی طرح دوسرے کو بھی اعلی کار بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں عقیل کا نام لوں گا، کیا وہ اس کا اعلی کار نہیں بن سکتا؟ آپ کے املاک سے اسے ایک حبہ کی بھی توقع نہیں ہے۔ ایک معقول حصے کا وعدہ اسے اس کام پر ابھار سکتا ہے۔ میں یہ سب نہیں جانتا، مگر کسی ثبوت کے بغیر یقین کر لینا میرے بس سے باہر ہے۔ ابھی تک بچھوؤں ہی کا مقصد واضح نہیں ہوا، تم خواہ چھلانگے لگا رہے ہو۔ میں اسی طرح چھلانگے لگاتے لگاتے کہیں نہ کہیں قدم جما ہی لیتا ہوں۔ ضرور جماؤ، میں منع نہیں کرتا، سردار داراب نے کہا اور پھر رائفل کی نال صاف کرنے میں مشغول ہو گیا۔ عمران مغربی گوشے والی زرد عمارت کے سامنے رک گیا۔ عمارت مختصر مگر خوبصورت تھی۔ یہاں ساری ہی عمارتوں میں سلیقے اور نفاست کو دخل تھا۔ ایک ملازم نے اسے سردار داراب کے اپاہج بھائی سجاد کے پاس پہنچا دیا۔ وہ اس وقت ایک آرام کرسی میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ چہرے پر کچھ اس قسم کی توانائی تھی کہ وہ اپاہج معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اپنے پیر کمبل میں لپیٹ رکھے تھے۔ عمران کو اس کا جسم بھی کافی توانا معلوم ہوا۔ اس کے بازو بھرے ہوئے تھے اور سینہ کافی فراخ تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر گھنی داڑھی اور اوپر چڑھی ہوئی موٹی مونچھیں تھیں۔ تشریف رکھیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں سردار صاحب کا نیا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں۔ اوہ اچھا، کیسے تکلیف کی؟ کچھ نہیں، یوں ہی ملنے چلا آیا، اور جب کہ مجھے یہاں رہنا ہی ہے تو سب سے جان پہچان پیدا کرنی ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت ضروری ہے، سجاد نے جواب دیا۔ پھر اس نے کسی نوکر کو آواز دی جو جلد ہی وہاں پہنچ گیا، مگر عجیب ہیئت میں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈوری تھی جس میں 10-15 بڑے بڑے زندہ بچھو لٹک رہے تھے۔ عمران نے اس طرح اپنے ہونٹ سکوڑ لیے جیسے سیٹی بجانے کا ارادہ رکھتا ہو، مگر دوسرے ہی لمحے میں سجاد کی چنگاٹ سے سارا کمرہ گونجنے لگا۔ وہ بری طرح نوکر پر برس رہا تھا۔ ابے تجھے کب عقل آئے گی، الو کے پٹھے، کیا انہیں رکھ کر نہیں آ سکتا تھا؟ صورت حرام، کتے کے پلے۔ صاحب، یہ ابھی آئے ہیں، نوکر مردہ سی آواز میں بیزار لہجے میں بولا۔ میں انہیں رکھنے جا ہی رہا تھا کہ آپ نے آواز دی۔ آواز کے بچے، دفع ہو جاؤ، اصغر سے کہو کہ سیکرٹری صاحب کے لیے چائے تیار کرے۔ سنا الو کے پٹھے؟ نوکر چپ چاپ چلا گیا۔ سجاد بہت زیادہ غصے میں تھا اور اسے ٹھنڈا ہونے میں تقریباً 5 منٹ لگے۔ اس دوران میں وہ عمران کو کچھ اس انداز میں بار بار گھورتا رہا جیسے وہ بدتمیز نوکر کا کوئی قریبی عزیز رہا ہو۔ سیکرٹری صاحب، وہ دفتن برائی ہوئی آواز میں بولا، یہاں اچھے نوکروں کے علاوہ سب کچھ مل سکتا ہے۔ یہ کم وقت اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان کی شکلیں دیکھی جائیں۔ جی ہاں، عمران سر ہلا کر بولا، یہ واقعی بےہودگی ہے۔ اگر وہ کم وقت مداری ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو بھی ان بچکانہ کھیلوں سے دلچسپی ہو۔ ارے لا حول ولا قوت، آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ زبردستی مسکرایا۔ نہ وہ مداری ہے اور نہ مجھے ایسے کھیلوں سے دلچسپی ہے، وہ تو دوا کے لیے منگوائے ہیں میں نے۔ میری ٹانگیں بالکل ہی بے جان نہیں ہیں، ان میں سردیوں کے زمانے میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ زندگی محال نظر آنے لگتی ہے۔ بچھوؤں کے تیل سے آرام رہتا ہے۔ یقیناً رہتا ہوگا، بچھو بہت گرم ہوتے ہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ بچھو ہی نہیں مسٹر، اس میں اور بھی بہت گرم چیزیں پڑتی ہیں، اور بھی کیڑے مکوڑے شامل ہیں، شیر کی چربی، گوہ کی چربی اور سوینا مچھلی اور نہ جانے کیا کیا الا بلا۔ بڑا قیمتی تیل ہوتا ہے۔ ایک بار سامان اکٹھا کیا تھا مگر کچھ بچھو کم پڑ گئے، انہی گدوں کی غفلت کی وجہ سے نکل بھاگے۔ مجھے تو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اگر ان کھوئے ہوئے بچھوؤں میں سے کوئی پلنگ پر چڑھ آئے تو؟ وہ کسیانی سی ہنسی ہنس کر خاموش ہو گیا۔ یہ واقعی تشویش کی بات ہے، عمران فکرمندانہ لہجے میں بولا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، بعض اقسام کے بچھو اپنے مخصوص ٹھکانے سے الگ ہو جانے کے بعد 15 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ اوہو، تب تو وہ ابھی زندہ ہی ہوں گے، سجاد نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ یہ پچھلے ہی ہفتے کی بات ہے، تاریخ مجھے یاد نہیں۔ تب تو وہ جناب ابھی زندہ ہی ہوں گے۔ اللہ مالک ہے، سجاد نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مشیت میں کسے دخل ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیے، سجاد نے اپنے پیروں پر سے کمبل ہٹا دیا۔ اس کی پتلی پتلی ٹانگیں باری برکم جسم پر عجیب سی معلوم ہو رہی تھیں۔ مجھے ان پیروں پر ہنسی آتی ہے، سجاد مسکرا کر بولا۔ آپ خود دیکھیے، ہے نا مزہ کا خیز بات؟ کمر سے اوپر میں ہاتھی ہوں اور کمر سے نیچے ہرن۔ عمران کے چہرے پر گہرے غم کے آثار نظر آنے لگے اور اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے جناب، مشیت میں کسے دخل ہو سکتا ہے؟
آپ इससे पहले कहाँ थे सेक्रेटरी साहब? सिजाद ने दफतन खलूस से कहा। न जाने क्यों आपसे बड़ी मोहब्बत महसूस होती है। अरे यहाँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मैं अपने घर ही में हूँ। अकील साहब ने भी यही कहा था कि आपसे बड़ी मोहब्बत मालूम होती है। डॉक्टर नजीब भी यही कह रहे थे। सरदार साहब, मगर नहीं, सरदार साहब कभी मुझे पसंद करते हैं और कभी नापसंद। वो बहुत अच्छे आदमी है सेक्रेटरी साहब, सिजाद ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। आहिस्ता आहिस्ता इनसे वाकिफ होंगे। वो दिल के बुरे नहीं हैं, और जुबान का क्या, दिल साफ होना चाहिए। क्यों जनाब? दुरुस्त फरमाया। लेकिन ठहरिए, अभी आपने अकील का नाम लिया था। क्या इसने आपसे घुल मिल जाने की कोशिश की थी? जी हाँ, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। दुनिया का कोई आदमी बुरा नहीं है जनाब, लेकिन आप इसके चक्कर में हरगिज ना पड़िएगा, वरना आपको मुलाजमत से भी हाथ धोने पड़ेंगे। मैं आज तक नहीं समझ सका कि वो किस कमाश का आदमी है, मगर मैं ये बात फजूल ही कह रहा हूँ। जिसकी असलियत में फर्क हो। मैं नहीं समझा, असलियत से क्या मुराद है आपकी? कुछ नहीं, जाने दीजिए। ये हमारे लिए कोई काबिल फख्र बात नहीं है। बहरहाल मैं आपको एक मुफीद मशवरा दे रहा हूँ। इसे ज्यादा रब्त और जब्त ना रखिएगा, वरना नुकसान के अलावा कुछ ना होगा। मैं आपकी नसीहत पर अमल करने की कोशिश करूंगा। आसमान अबर आलूद होने की बिना पर रात तारीक थी। इमरान ऑब्जर्वेटरी के करीब खड़ा अकील का इंतजार कर रहा था। इसने अपनी चमकदार हिंसों वाली घड़ी देखी। 1 बज चुका था। दाराब कैसल पर सन्नाटे की हुक्मरानी थी। 1:10 पर अकील ऑब्जर्वेटरी से बाहर आया और इमरान की नब्ज टटोलता हुआ बोला, देखूं आपका दिल तो नहीं धड़क रहा। फिर हंस कर कहा, वाकई आप काफी निडर आदमी हैं। आपकी नब्ज की रफ्तार मामूल से ज्यादा नहीं मालूम होती। यार क्यों बातें बनाते हो? खुद तुम्हारा दम निकला जा रहा है। इतनी देर लगा दी, वाह यार। आहा, अकील फिर हंसा। अच्छा आओ। वो दोनों लंबे लंबे कदम उठाते हुए आसेबजदा इमारत की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर वो खामोश ही रहे। अकील इमारत से थोड़े फासले पर रुक गया। एक बार फिर सोच लीजिए, इसने कहा। हम एक आसेबजदा इमारत में दाखिल होने जा रहे हैं। अगर हम में से किसी एक को कोई नुकसान पहुंचा तो दूसरा इसके लिए जिम्मेदार होगा, और अगर दोनों साथ मरे तो इसकी 100% जिम्मेदारी मेरे बाप पर होगी। अकील ने अजीब से लहजे में कहा, फिर भराई हुई आवाज में बोला, मैं अपनी जिंदगी हथेली पर लिए फिरता हूँ। आपके बाप पर क्यों होगी इसकी जिम्मेदारी? इमरान ने बड़ी मासूमियत से पूछा। क्योंकि इसने मुझ पर मुस्तकबिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्या आपको अभी तक नहीं मालूम हुआ कि मैं हरामी हूँ? अरे ला हौला वला कुव्वत, क्या बातें करते हैं आप भी। इमरान ने बुखला जाने की एक्टिंग की। ये हकीकत है दोस्त, मैं हरामी हूँ, इसलिए मुझ पर मुस्तकबिल के दरवाजे बंद हैं। मैं सरदार दाराब के बेटे का नतफा हूँ, लेकिन कोई भंगन भी मुझे अपनी फर्जंदी में लेना पसंद नहीं करेगी। इमरान साहब, मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश चुटकियां लेती है कि अपना एक घर बनाऊं, एक खुश इखलाक बीवी हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हों, जिंदगी की सच्ची मुसरतों की गुनगुनाहट सुनूं। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकेगा? अगर आप सच कह रहे हैं तो मुझे अफसोस है मिस्टर अकील। ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप अफसोस जाहिर करके मेरा मजाका उड़ाएं। अकील ने तल्ख लहजे में कहा, क्या हकीकतन आपको अफसोस है? मैं नहीं मान सकता। लूले लंगड़े अपाहज आदमियों के लिए लोग अफसोस करते हैं। हरामी से किसी को भी हमदर्दी नहीं होती, हालांकि वो भी हमदर्दी ही के काबिल होता है। यकीनन यकीनन, लेकिन आप आखिर इतने मायूस क्यों हैं? इमरान आहिस्ता से बोला, क्या आप भी अपने बाप के रवैये का इयादा नहीं कर सकते? हरगिज नहीं, कभी नहीं। मैं हरामी जरूर हूँ, लेकिन मुझसे हरामीपन कभी सरजद नहीं हो सकता। ये नस्ल आगे नहीं बढ़ सकेगी। आपको सरदार दाराब से भी बड़ी नफरत होगी, कुदरती बात है, इमरान ने कहा। हरगिज नहीं, अकील बोला। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो बड़े अजीम आदमी हैं, अजीम तरीन। आप नहीं जानते, इसके अलावा दुनिया में और किसी से मुझे मोहब्बत नहीं, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी है जो मुझसे नफरत नहीं करता, जिसे मुझसे हमदर्दी है, जो अक्सर मेरे लिए बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता है। वो कहता है, बेटे मैं तेरे लिए कुछ ना कर सका, क्योंकि मैं तुझे तेरे सही मकाम पर नहीं देख सकता। मैं तेरे लिए घर नहीं बना सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए। आज ये दरवाजा साकित क्यों है मिस्टर अकील? इमरान ने आहनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो कुछ भी हो, लेकिन आज मैं देखूंगा इन आसेबों को। आप यहीं ठहरिए, मैं ताला खोलने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की कुंजियों का गुच्छा है। इमरान ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर खामोश ही रह गया। अकील आगे बढ़ गया। इमरान वहीं खड़ा कुंजियों की कनकनाहट सुनता रहा। आसमान का कुछ हिस्सा खुल गया था और अब तारीकी पहले की तरह गहरी नहीं थी। इमरान इस लंबे आदमी के मुतालिक बहुत कुछ सोच रहा था। दफतन इसे वापस आते देखा। क्यों, क्या बात है?
इमरान ने पूछा। मैं नहीं खोलूंगा। क्यों? क्या फायदा? अगर यहाँ असेब हैं तो मेरा क्या बिगड़ता है? अगर ये हमारे कैसल में फैल भी जाएं तब भी मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कहीं चला जाऊंगा। मगर मैं तो अब जाऊंगा अंदर। मैं आपको नहीं रोक सकता, अकील ने कहा और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इमरान इसका बाजू पकड़ता हुआ बोला, आखिर यक बयक आपने इरादा क्यों मुलतवी कर दिया? ओह, ये देखिए, आपकी नब्ज भी ठीक चल रही है, यानी आप खौफजदा नहीं। सुनिए जनाब, कल किसी को यहाँ कोई हादसा पेश आ जाए तो आप ही तमाम में कहते फिरेंगे कि अकील ने दरवाजा खोला था। ओह, ऐसी सूरत में भला ये कैसे मेरी जुबान से निकलेगा जबकि मैं भी आपके साथ हूँ? नहीं, मुझे ख्वामख्वाह क्या पड़ी है? अच्छी बात है दोस्त, लेकिन मैं तुमसे यहाँ तक आने का मकसद मालूम किए बगैर नहीं रहूंगा। आखिर तुमने प्रोग्राम ही क्यों बनाया था जबकि कैसल का हर फर्द अंधेरे में इधर आते हुए कांपता है? अगर मैं वजह ना बताऊं तो मेरा क्या बिगड़ेगा? ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा, इमरान ने लापरवाही से कहा और इसके जवाब का इंतजार किए बगैर आगे बढ़ गया। इमरान के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था कि वो सिगार केस में बिच्छू रखने वाले का पता लगा लेता, लेकिन सवाल था मकसद का। इस जुर्म का मकसद अभी तक इसकी समझ में नहीं आ सका था। बाज औकात तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि ये सब कुछ महज मजाक था। किसी ने सरदार साहब से एक खतरनाक किस्म का मजाक किया था। हो सकता है कि कभी किसी को इसका कोई मजाक इस हद तक ग्रां गुजरा हो, क्योंकि सरदार दाराब के मजाक कतई तौर पर गैर मुतवक्का तौर पर ज़हूर पजीर हुआ करते थे। खुद इमरान को भी एक बार इसका तल्ख तजर्बा हो चुका था, यानी लड़कियों के कॉलेज में गैर मुतवक्का तौर पर तकरीर करना। यकीनन वो इमरान के लिए एक तशवीशकुन लम्हा था जब सरदार दाराब ने अचानक तकरीर के लिए इसका नाम का ऐलान किया था। हो सकता है कभी किसी ने इसके किसी मजाक पर इससे भी ज्यादा बदहवासी महसूस की हो और इसी वक्त इसका तहैया किया हो कि वो भी सरदार दाराब से इसका इंतकाम लिए बगैर ना रहेगा। इमरान ने सरदार दाराब को भी अपने इस ख्याल से आगाह किया, लेकिन सरदार दाराब इसे महज मजाक तस्लीम करने पर तैयार नहीं था। अक्सर इमरान का दिल चाहता था कि इस बूढ़े को छत पर उल्टा लटकाकर इसे पूछे कि इसे किस पर शुबा है। इसने सिजात के बिच्छुओं का किस्सा भी सुनाया था, लेकिन सरदार दाराब का जवाब था, मुमकिन है किसी ने इसके बिच्छू चुरा कर सिगार केस में रखे हों। यही खुद सिजात की मां पर ऐसा नहीं हो सकता? इमरान ने पूछा। हरगिज नहीं, मैं कभी नहीं तस्लीम कर सकता। फिर आप ये तस्लीम कीजिए कि वो बिच्छू मैंने रखे थे, इमरान जल्लाक कर बोला। इस पर सरदार दाराब खामोश ही रहा। फिर इमरान ने आहनी दरवाजे का तस्करा छेड़ते हुए अकील की हरकत के मुतल्लिक बताया। ओह, वो बाज औकात पागलों की सी हरकतें करता है, सरदार का जवाब था। लेकिन तुम खुद सोचो कि वो ऐसी हरकतें क्यों करने लगा, जबकि मुझे यकीन है कि इन बिच्छुओं का ताल्लुक सिर्फ वसीयतनामे से हो सकता है। डॉक्टर नजीब के मुतल्लिक क्या ख्याल है? इसके बारे में भी मैं कोई बुरा ख्याल नहीं रखता। तब फिर ये हरकत शाहिदा के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल ही लघु ख्याल है। तो फिर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपना राजपाट छोड़कर बिन बास ले लीजिए, ताकि मुझे भी फारुग बाली और इत्मीनान नसीब हो। तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते, ख्वाह ये महज मजाक ही क्यों ना रहा हो। हाय, क्या मतलब? कुछ भी नहीं। तुम्हारी बदतमीजियों के बावजूद भी मैं तुम्हें बेहद पसंद करने लगा हूँ, लेकिन मैं आपको कतई पसंद नहीं करता, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। ज्यादा शरीफ आदमी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी साफगोई और बकवास मुझे पसंद है, लेकिन मैं यहाँ ना साफगोई के लिए आया हूँ और ना बकवास के लिए। और तुमसे कुछ हो भी नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? आप किसी के खिलाफ शुबा भी तो जाहिर कीजिए, तब फिर तुम सुराग रसां कैसे हो? मैं जासूसी नावलों का सुराग रसां नहीं हूँ सरदार साहब, जिसे हमेशा ऐसे मौकिफ हालात पेश आते हों जिसकी मदद जमीन और आसमान करते हैं, जिसे हमेशा ऐसे इत्तेफाकात पेश आते हैं जो इसे सही मुजरिम तक पहुंचा दें। सरदार दाराब कुछ ना बोला। इमरान ने थोड़ी देर बाद कहा, अब दूसरी ही सूरत हो सकती है। मेरे ख्याल से मुझे एक ड्रामा स्टेज करना पड़ेगा, मगर वो भी आप ही के इस ख्याल की मुआफकत में कि बिच्छुओं का ताल्लुक आपकी वसीयतनामे से हो सकता है। आप इसी ख्याल पर जमे हुए हैं, लेकिन शायद इसकी वजह बताने पर तैयार नहीं। क्या ड्रामा स्टेज करोगे? अपने मुशीर कानूनी को यहाँ तलब कीजिए और दोबारा इसका प्रोपेगेंडा कराइए कि आप वसीयतनामा मुरतब करने वाले हैं। इससे क्या होगा? अब मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं, इमरान ने कहा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए, वरना मैं आज ही यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। सरदार दाराब थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं इसे आज ही फोन करके बुलवाऊंगा। वो सरदारगढ़ ही में रहता है। और कुछ? नहीं, फिलहाल इतना ही।
اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔